हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल होगी। प्यारे बच्चों, फाइनली मैं आप सबके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूं। आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि सर वैसे क्वेश्चंस दीजिए जो कि आपको एग्जाम में सीधा हमें देखने को मिले। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं 10 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के आया हूँ मानचित्र के साथ। ये 10 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से करके जाएंगे तो गारंटी है आपको क्वेश्चन यहीं से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन सारे क्वेश्चन को एक नज़र बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो प्यारे बच्चों, हमने आपको 1 फरवरी को एक क्लास लिया था आपका बर्थडे वाले दिन, तो वो वीडियो का भी लिंक आपका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। और आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज को देखिए प्यारे बच्चों। इस क्लास में हम लोग पूरा जो भी आपके जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो उन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो प्रमुख रूप से हम लोग ज्योग्राफी का पूरा जो दोनों बुक है उसमें से हम लोग 10 क्वेश्चंस चुन करके लाए हैं जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये। क्लास देख लीजिएगा अच्छी तरह से, बस आपको शांत हो जाना है। अब हमें टेंशन नहीं लॉन्ग क्वेश्चंस का। ठीक है, यहां पर देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा फाइनल है, मस्ट वॉच। आपको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला आपका क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पहला हमारा क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन करें। है ना, किन्हीं 4 कारकों के बारे में बताना है आपको कि जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक, चलिए इसका आंसर प्यारे बच्चों, जब भी आपको कभी क्वेश्चन पूछे कि 4 कारण लिखिए, 4 विशेषताएं लिखिए, 4 प्रभाव बताइए, है ना, ये सब जब भी बताएंगे, जब भी पूछेंगे आपको, तो आप सबसे पहला लाइन लिखो कि इसकी 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इसकी 4 कारण निम्नलिखित हैं, इसके जो है प्रभावित करने वाले इसके 4 कारण निम्नलिखित। इस प्रकार से आपको लिखना है सबसे पहला। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 महत्वपूर्ण कारक जो है इस प्रकार हैं। ठीक है, या फिर निम्नलिखित है। ठीक, पहला आपका कारक है प्यारे बच्चों जल की उपलब्धता, कि जनसंख्या वहीं पर ज्यादा बसाव करती है ना, वहां पर ज्यादा रहती है, निवास करती है, जहां पर उसको आसानी से शुद्ध पीने का पानी मिल जाए, खेती करने के लिए उसको सिंचाई का पानी मिल जाए, सिंचाई करने के लिए, या फिर अन्य चीजों की अन्य जगहों पर जो भी चीजें पानी की जरूरत होती है, जिन चीजों को करने के लिए प्यारे बच्चों, वो सारा चीज हमें वहां पर उसको मिल जाए। तो जल की उपलब्धता जहां पर भी ज्यादा होती है वहां पर लोगों का निवास आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जनसंख्या आपको वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि आज से पूर्व में प्यारे बच्चों जितने भी हमारे क्या हुए हैं, सभ्यता हुए हैं, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता ले लो, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सारी सभ्यताएं नदी के किनारे हुआ। क्यों? क्योंकि पानी हमारा क्या है, जीवन का आधार है, इसके बिना हमारा जीवन नहीं चलने वाला। ठीक, तो ध्यान दीजिए कि जल हमारा क्या है, जीवन का आधार है। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं, ज्यादा वैल्यू देते हैं, ज्यादा मूल्य देते हैं जहां पर जल आसानी से उपलब्ध होता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। आप भारत का गंगा वाला क्षेत्र ले लो, आप भारत का ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र ले लो, पाकिस्तान का सिंधु घाटी वाला क्षेत्र ले लो, है ना, मिस्र का नील नदी वाला क्षेत्र ले लो, आपको बहुत ज्यादा आपको घनी आबादी देखने को मिलेंगे नदियों के किनारे। ठीक है, चलिए अगला हमारा कारक है, दूसरा महत्वपूर्ण कारक है प्यारे बच्चों, भू आकृति। भूमि की आकृति कैसी है यह भी हमारा महत्वपूर्ण है। अगर प्यारे बच्चों पठारी क्षेत्र है तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी, वहां पर घर बनाना मुश्किल होगा, या पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है ना, बर्फीला क्षेत्र होता है, वहां पर सड़क का निर्माण करना, स्कूल का निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है, वहां पर बाढ़ आता है बहुत ज्यादा, भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं पहाड़ी क्षेत्र में। तो उसकी तुलना में प्यारे बच्चों जो मैदानी क्षेत्र होता है ना, यहां पर आपको जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो पर्वतीय भागों की तुलना में मैदानी या समतल भागों पर जो है घर का निर्माण करना, कृषि कार्य करना, सड़क का निर्माण करना, उद्योग स्थापित करना बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत ज्यादा सरल होता है। इसलिए आपके समतल मैदानी वाले क्षेत्रों में, समतल भागों पर आपको जनसंख्या कैसा देखने को मिलता है, सघन जनसंख्या देखने को मिलता है। अर्थात ये दूसरा कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तीसरा हमारा कारक है प्यारे बच्चों जलवायु। सबसे महत्वपूर्ण कारक है हमारा जलवायु, है ना, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो अत्यधिक गर्म या ठंडे जलवायु वाले क्षेत्र में मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। प्यारे बच्चों वैसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र, या वैसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ती है, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, जैसे ध्रुवीय प्रदेश जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, तो वैसे प्रदेशों में जो जनसंख्या जो है बहुत कम निवास करती है। उसकी तुलना में वैसे जगहों पर ज्यादा रहते हैं जैसे कि समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र, जहां पर न तो बहुत ज्यादा गर्मी और न ही बहुत ज्यादा ठंड,
बल्कि एकदम सामान्य हमारा टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, तो आपको जनसंख्या वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक, तो जबकि सुविधाजनक जलवायु, जहां पर जलवायु क्लाइमेट सुविधाजनक होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर किसी व्यक्ति को कहीं का हवा पानी सूट नहीं किया ना, तो वो व्यक्ति वहां पर नहीं रह पाता है। बोलते ना, बेटा गया था कमाने के लिए, वहां का हवा पानी आबो हवा सूट नहीं किया। आबो हवा, हवा पानी, क्या हवा और पानी, जल और वायु दोनों का मिला हुआ है, जलवायु क्लाइमेट। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया हमारा तीसरा महत्वपूर्ण कारक। चौथा है प्यारे बच्चों मिट्टी यानी कि मृदा। प्यारे बच्चों हमारा ये जो देह है, ये जो हमारा पेट है, ये भरेगा किससे? अनाज से भरेगा। भाई धान उपजाओगे खाओगे तब ना पेट भरेगा, गेहूं उपजाएंगे रोटी बनेगा तब ना हमारा पेट भरेगा। सब तो इसी के लिए दौरा भोगी कर रहे हैं पूरा इस संसार में। तो ये भरना जरूरी है। और ये भरेगा कैसे? मिट्टी बढ़िया होना चाहिए, जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए, है ना, तब ना कृषि का कार्य बढ़िया होगा, हमारा अनाज का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होगा। तो जहां पर उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होता है, जहां की मिट्टी ज्यादा जलोढ़ मिट्टी हो, उपजाऊ मिट्टी हो, तो वहां पर जनसंख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और जहां पर मरुस्थलीय प्रदेश है, रेतीले प्रदेश है, बालू ही बालू है, वहां पर जनसंख्या बहुत कम देखने को मिलेंगे। अर्थात उपजाऊ मैदान कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश में आपको जनसंख्या अधिक, लोग ज्यादा निवास करते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में क्या होता है प्यारे बच्चों, गहन कृषि करना, ज्यादा से ज्यादा कृषि करना और कृषि करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना आसान होता है। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा प्यारे बच्चों दूसरा है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा है ना, फिल्टर करके छांट करके लाया हूं आपके लिए ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करना है कि एक उद्योग कहां पर स्थापित होगा और इसकी स्थापना को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला प्यारे बच्चों बात यह है कि यह उद्योग किस प्रकार का है। मान लो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग का क्या होता है, कच्चा माल कपास होता है। तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना वहीं पर होगी जहां पर कपास मिलेगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जैसे कि सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग का स्थापना वहीं पर करेंगे जहां पर उसका कच्चा माल चूना पत्थर मिलता हो। इसी प्रकार से चीनी उद्योग का स्थापना वहां पर करेंगे जहां पर चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना मिलता हो। अर्थात पहला कारक यह हुआ कि कच्चा माल प्रभावित करता है, जहां पर जो कच्चा माल मिलेगा वहीं पर वो उद्योग स्थापित होगा। दूसरा कारक हमारा प्यारे बच्चों, दूसरा हमारा कारक है, दूसरा नंबर, ये तो पहला हमारा हो गया कच्चा माल। दूसरा हमारा कारक है कि उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े मशीन लगाएंगे, भूमि किराया में लेना पड़ेगा, है ना, मशीन लगाएंगे, नया नया टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए बहुत ज्यादा हमको पूंजी की जरूरत पड़ती है ना, तो पूंजी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा कारक है प्यारे बच्चों, उद्योगों में जो मशीन होंगे, उन मशीनों को घुमाने के लिए, उन मशीनों को चलाने के लिए क्या चाहिए, मजदूर चाहिए, यानी कि श्रमिकों की जरूरत पड़ती है उद्योगों की स्थापना में। चौथा प्यारे बच्चों कि जो मशीन है वो मशीन केवल घुमाने से नहीं चलेगा, उस मशीन को बिजली के कनेक्शन से जोड़ना पड़ेगा, उस मशीन को ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो चलेगा। अर्थात ये चौथा कारक हो गया कि उसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। उद्योगों की स्थापना के लिए ऊर्जा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला कारक है प्यारे बच्चों कि उद्योग में मान लो ये कपड़ा बना, ये कपड़ा जाके बिकेगा कहां पर, बाजार में। अर्थात उद्योग बाजार के निकट होना चाहिए ताकि कपड़ा आसानी से जाके बिक जाए। जो पका हुआ माल बना है वो माल हमारा बाजार में बिक जाए, पहुंच जाए आसानी से। अर्थात इससे पता चला कि बाजार का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसका होना जरूरी है बहुत ज्यादा, बाजार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद प्यारे बच्चों बाजार तक पहुंचेगा कैसे ये सब सामान, तो सड़क मार्ग अच्छा होना चाहिए, रेल मार्ग अच्छा होना चाहिए, है ना, यातायात का अच्छा साधन होना चाहिए। इससे पता चल रहा है कि हमारा क्या होना चाहिए, परिवहन अच्छा होना चाहिए, परिवहन। ठीक है, कि सड़क अच्छा हो, रेल मार्गों का अच्छा से जाल बिछा हुआ हो कि आसानी से उद्योग से सामान सीधा सीधा मार्केट में पहुंच जाए, खेतों से गन्ना सीधा सीधा फैक्ट्री तक पहुंच जाए। अरे बात समझ में? तो ये सब हो गए महत्वपूर्ण कारक। आप समझिएगा यहां पर एक एक करके हमको पूछ रहा है कि प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला लिखेंगे, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला हमारा कारक है प्यारे बच्चों, कच्चे माल की प्राप्ति तक पहुंच। कच्चे माल की प्राप्ति तक पहुंच पहला हमारा कारक है कि उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यदि ये कच्चा माल दूर से मंगाया जाता है तो फिर भारी और परिवहन मूल्य अधिक लग जाता है। प्यारे बच्चों कच्चा माल दूर से मंगाओगे, मान लो हमारा गन्ना कहां पर है, महाराष्ट्र में उत्पादन हो रहा है और उसका फैक्ट्री कहां लगा है, बिहार में, तो लाने और ले जाने में ही खर्चा बहुत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वहीं पर उसका क्या लगा दे, उद्योग लगा ले, है ना, तथा लागत खर्च बढ़ जाता है। अतः जिन क्षेत्रों में भारी कच्चे माल की प्राप्ति होती है ना, तो वहीं पर क्या होना चाहिए, उद्योग लगाए जाने चाहिए, है ना, उद्योग की स्थापना उसके निकट होना चाहिए। ठीक, दूसरा हमारा कारक है प्यारे बच्चों, बाजार तक पहुंच, कि भाई जो उद्योग में कच्चा माल बन रहा है वो कच्चा माल
जो उत्पाद होकर के पक्का माल बन रहा है उस पक्का माल को बाजार में बेचने के लिए बाजार भी होना चाहिए। अर्थात विनिर्माण उद्योगों की स्थापना और उन्नति में बाजार की निकटता विशेष लाभदायक होती है। जिन क्षेत्रों में किसी उद्योग की वस्तुओं की खपत अधिक होती है वहीं अनेक उपभोक्ता उद्योग चालू किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा है प्यारे बच्चों श्रम आपूर्ति तक पहुंच। श्रम आपूर्ति तक पहुंच का मतलब क्या हुआ कि भाई इन बड़े बड़े मशीनों को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, मजदूर होना चाहिए। कच्चा माल को मशीन में डालना है, मशीन को चलाना है, उसको अलग करना है, पैकिंग करनी है ना, उस पर स्टिकर लगाना है, ये सारा काम करने के लिए तो प्रमुख से अधिकांश उद्योगों के लिए पर्याप्त संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इनमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। स्किल्ड बढ़िया होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए काम करने में, है ना, स्किल्ड होना चाहिए। इसलिए जिन क्षेत्रों में विशिष्ट उद्योगों के लिए कुशल श्रमिक मिल जाते हैं वहीं उसे उद्योग का स्थानीयकरण हो जाता है ना, जहां पर आसानी से मजदूर मिल जाते हैं वहीं पर उद्योग स्थापित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्यारे बच्चों कारक शक्ति के साधनों तक पहुंच। कि भाई इतनी बड़ी मशीन है, इन बड़े बड़े मशीनों को चलाने के लिए क्या चाहिए, कोयला चाहिए, पेट्रोल चाहिए, बिजली चाहिए, कच्चा तेल चाहिए, यानी कि ऊर्जा चाहिए। अरे बात समझ में। तो ऐसे उद्योग जिनमें ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती है तो उनको कहां पर स्थापित करना चाहिए, जहां पर ऊर्जा केंद्र हो, है ना, जहां पर जल विद्युत शक्ति का पावर प्लांट लगा हुआ हो वहीं पर उद्योग को स्थापित किया जाना चाहिए ताकि आसानी से बिजली का सप्लाई मिल जाए। पांचवा है परिवहन एवं संचार सुविधाओं तक पहुंच, यानी कि जो हमारा परिवहन का संचार हो बहुत अच्छा हो ताकि हमारा खेतों से गन्ना और कपास सीधा सीधा उद्योगों तक पहुंच जाए और उद्योग से बना बनाया माल सीधा बाजार में पहुंच जाए। यानी कि प्यारे बच्चों उद्योग के लिए कच्चे माल को लाने और उत्पादित तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की जरूरत पड़ती है। इसलिए उद्योगों का स्थानीयकरण ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर सस्ता और बहुत तीव्र गति वाला परिवहन हो, आसानी से हमारा पहुंच जाता हो एक स्थान से स्थान दूसरा स्थान। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। एंड द थर्ड क्वेश्चन हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कार्यात्मक दृष्टिकोण से भारतीय नगरों का वर्गीकरण कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेशल है प्यारे बच्चों। यहां से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, आपको यहां से ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है। आपको पूछ रहा है कि कार्यात्मक दृष्टिकोण यानी कि कार्य के आधार पर आप नगरों का विभाजन कीजिए। भाई जो नगर उद्योग वाला है तो वो हो जाएगा औद्योगिक नगर, जहां पर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जो विकसित हुआ है वो हो जाएगा धार्मिक नगर या फिर सांस्कृतिक नगर बोल सकते हैं। जहां पर शिक्षा ज्यादा है तो वो शैक्षणिक नगर में चला जाएगा, जहां पर उद्योग ज्यादा है तो औद्योगिक नगर में चले जाएंगे, जहां पर सेनाओं का छावनी है, सेनाओं के समूह रहते हैं वो छावनी नगर में चले जाएंगे। अरे बस समझ में, जहां पर टूरिस्ट आते हैं घूमने फिरने के लिए तो टूरिज्म नगर में चले जाएंगे। इस प्रकार से इसका बंटवारा करना है। ठीक, तो कार्यों के आधार पर भारतीय नगर को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानना प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। पहला आपका है प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर किसको बोलते हैं, ऐसा नगर जहां से किसी देश का या किसी राज्य का प्रशासन चलाया जाता हो। जैसे बिहार का शासन पटना से चलाया जाता है, बिहार की राजधानी पटना से। पूरे भारत का शासन कहां से चलाया जाता है, दिल्ली से चलाया जाता है। आ रही बात समझ में। और वहां पर क्या होते हैं, तो वहां पर प्रमुख से इस पूरे देश को या पूरे राज्य को चलाने के लिए सभी मंत्रालय होते हैं, है ना, कार्यालय होते हैं, मंत्रालय होते हैं, सचिवालय होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, ये सब होते हैं हमारा प्रमुख से, जहां से शासन चलता है, कानून बनता है, सब कुछ, है ना। तो ऐसा नगर जहां मुख्यतः सरकारी और प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया जाता है, जहां सरकार के महत्वपूर्ण कार्यालय, मंत्रालय और प्रशासनिक संस्थान उपस्थित होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में नई दिल्ली, सभी राज्य की राजधानियां। आपको कोई भी पूछ ले राजधानी कि ये कैसा नगर है तो सीधा बोल दो प्रशासनिक नगर। बिहार की राजधानी पटना, प्रशासनिक नगर। रांची, प्रशासनिक नगर। अरे बात समझ में, मुंबई, प्रशासनिक नगर। यानी कि जो भी राजधानी नगर के रूप में है ये सीधा सीधा प्रशासनिक नगर में आ जाते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये दूसरा नंबर, ऐसे मुंबई हमारा औद्योगिक नगर में भी आएंगे क्योंकि वहां पर सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा है। मुंबई को परिवहन नगर के रूप में भी माना जाता है क्योंकि वहां पर बंदरगाह है परिवहन के रूप में, है ना। तो लखनऊ, श्रीनगर, चंडीगढ़, पंजाब, है ना, ये पटना, भोपाल, ये सब आ जाएंगे। औद्योगिक नगर किसको बोलेंगे, वे नगर जो किसी विशेष प्रकार के उद्योग के कारण विकसित हुआ हो वो क्या कहलाएंगे, औद्योगिक नगर कहलाएंगे। ठीक है, जहां पर उद्योगों की स्थापना हुआ, वे नगर जो किसी विशेष प्रकार के उद्योगों का विकास होता है, जहां पर जैसे कि प्यारे बच्चों जमशेदपुर, जैसे आपका बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि जमशेदपुर कहां पर है, झारखंड में। बोकारो कहां पर है, झारखंड में। भिलाई कहां है, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहां है, पश्चिम बंगाल में, है ना। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछ लेगा। औद्योगिक नगर किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो ये लिख लेंगे। तीसरा हमारा है प्यारे बच्चों नगर में परिवहन नगर। परिवहन नगर जहां से क्या होता है, परिवहन का काम होता है।
है ना, व्यक्तियों को, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने का काम किया था, इसको बोलते हैं परिवहन नगर। कोई बड़ा रेलवे स्टेशन है, इटारसी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में, क्या कैसा आ जाएगा, परिवहन नगर में। सिंगापुर परिवहन नगर, कि भाई आसानी से सामान का ढुलाई करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो जो नगर मुख्य रूप से आयात और निर्यात की गतिविधियों में संलग्नता के कारण नगर के रूप में विकसित हो जाते हैं, परिवहन नगर कहलाते हैं। जैसे हमारा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला, ये सब के सब बंदरगाह है, यहां से बड़ी मात्रा में वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात होता है, परिवहन होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है प्यारे बच्चों अगला, चौथा नंबर वाणिज्यिक नगर। वाणिज्यिक नगर किसको बोलेंगे, व्यापार और वाणिज्य में एकदम पूरा विशेषता प्रदान किया हो, है ना, प्राप्त किया हो, कि वहां से विशेष प्रकार से व्यापार बहुत ज्यादा होता हो, है ना, तो इसको बोलेंगे हमारा वाणिज्यिक नगर। व्यापार और वाणिज्य में विशेषता प्राप्त करने वाले शहर नगरों को वाणिज्य नगर कहते हैं। जैसे कि हमारा कोलकाता, सहारनपुर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ये सब के सब, हमारा बेंगलुरु, है ना, ये सब हमारा आ जाएंगे क्या, वाणिज्यिक नगर में। खनन नगर किसको बोलेंगे, जहां पर खनिजों को निकाला जाता है जमीन से, है ना, वैसे नगर जहां पर क्या किया जाते हैं, खनिजों को जमीन के अंदर से खनन किया जाता है, निकाला जाता है, ऐसा नगर जहां मुख्य रूप से खनिजों की खदानों के आसपास विकसित होते हैं, है ना, वैसे नगर को कहा जाता है खनन नगर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, खनन नगर। एग्जाम्पल के रूप में बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है रानीगंज। रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झरिया झारखंड में पड़ता है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग झारखंड में पड़ता है, ये भी हमारा कोयला उत्पादन और लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद, ये भी कोयला उत्पादन झारखंड के लिए, झारखंड में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गैरीसन या फिर छावनी नगर, है ना। गैरीसन या छावनी नगर किसको बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछा जाता है। छावनी नगर बोलेंगे ऐसे नगर जहां पर सैनिक लोग निवास करते हैं समूह के रूप में, है ना, उनको सभी प्रकार की सुविधाओं को प्रदान किया जाता है, वो देश की रक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, है ना, सैनिक, तो वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उसको बोलेंगे सैन्य नगर, है ना। एक ऐसा नगर जो मुख्य रूप से सैन्य बलों की छावनी या फिर आधार स्थित होती है, वहां सैनिकों के आवास, उसको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने का काम होता है, खेल कूद के स्थलों की व्यवस्था होती है। एग्जाम्पल के रूप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंबाला, पठानकोट, मऊ, उधमपुर, ये सब क्या है, छावनी नगर है, सैनिक नगर है, ठीक है। चलो वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे आपको कि अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं आता है आपको, है ना, या फिर आपको आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेता तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर का क्वेश्चन, भारतीय कृषि की समस्याओं का की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि भारत हमारा कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है और कृषि से क्वेश्चन हमको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में हमको विवेचना करना, उसका वर्णन करना है। तो भारतीय कृषि की समस्या क्या है, पहला हमारा समस्या है कि हमारे पास जो खेत के आकार है ना, छोटे छोटे खेत के आकार हैं भाई, 2 बीघा किसी के पास, किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 5 डिसमिल, किसी के पास 4 बीघा, है ना, बहुत छोटे छोटे खेत के आकार हैं, जोत के आकार क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं। दूसरा, हम प्राचीन तरीके से करते हैं कृषि, है ना, कि भाई पुराना तकनीक का उपयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक खाद का प्रयोग बहुत कम करते हैं, हम प्राकृतिक वर्षा पर ज्यादा निर्भर होते हैं। तीसरा प्यारे बच्चों कि हम पूंजी का निवेश भी बहुत कम करते हैं। चौथा कि हम प्यारे बच्चों कि हम वैसे फसलों का उत्पादन करते हैं जो केवल हमारा पेट भरे, जो है हम अंगूर का उत्पादन हो, कोई रोपण कृषि हो, चाय, रबर, कॉफी, जिससे ज्यादा मुनाफा मिलता हो, ऐसा कृषि हम लोग भारतीय लोग खास करके नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, इसलिए हमारा मुनाफा भी बहुत कम होता है, अनाज का दाम सही से नहीं मिल पाता है ना। और ये भी है समस्या कि भूमि का जो आवंटन है, भूमि का जो बंटवारा है, वो सही तरीके से नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति के पास कोई महाजन बनकर के बैठा है, सेठ साहूकार बन के बैठा है ना, कि 1000 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा जमीन है, और किसी के पास एक धुर जमीन भी नहीं है, अपना घर बनाने का भी नहीं है। अरे बात समझ में, तो ये हमारी सारी समस्याएं हैं। तो लिखेंगे भारतीय कृषि की समस्या निम्नलिखित है। पहला समस्या, अनियमित मानसून पर निर्भरता। हमारे यहाँ पर जो प्यारे बच्चों वर्षा होती है, ये अनियमित तरीके से होती है, कभी ज्यादा, किसी वर्ष इतना बारिश आपको डुबा देता है, किसी वर्ष इतना सूखा जमीन लाले पड़ जाते हैं, फट जाते हैं जमीन, पानी के लिए एकदम जो है लाले पड़ जाते हैं, है ना, ऐसा हो जाता है। तो एक प्रकार से हमारी जो कृषि है वो मानसूनी वर्षा पर, प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। तो भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। यदि समय पर और पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो हमारी फसलें खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और कभी कभी इतनी बारिश हो जाती है, अधिक बारिश होने से भी हमारा फसल जो है नष्ट हो जाता है, और कभी सूखा पड़ जाता है कि बारिश हुआ भी नहीं, गायब, है ना, 2 महीना 1 महीना बारिश, इस तरह से तो फसलों को नुकसान पहुंचता है। इससे हमारे किसानों के आय पर, इनकम पर क्या पड़ता है प्यारे बच्चों, प्रभाव पड़ता है।
दूसरा हमारा कारण है निम्न उत्पादकता, यानी कि हमारा जो उत्पादन है ना ये बहुत ही निम्न होता है। प्राचीन तरीके से हम जो है उत्पादन का काम करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो भारत में कृषि की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इसका कारण क्या है भाई? तो इसका कारण है कि हम लोग प्राचीन तकनीक का उपयोग करते हैं। खुरपी पसनी लेकर के जाते हैं आलू कमाने, प्याज कमाने के लिए, क्या है कि नहीं, नॉर्मली रूप से। उन्नत बीजों का प्रयोग नहीं करके भाई इस बार जो चावल उत्पादन हुआ ना उसी धान को रख देंगे और अगला बार उसी धान को बो देंगे, है ना। उन्नत किस्म के, बढ़िया किस्म के नस्ल का प्रयोग, हाइब्रिड किस्म के बीजों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। कम खाद डालते हैं, रासायनिक उर्वरक भी बहुत कम डालते हैं हम लोग, है ना। इस तरह से पानी का उपयोग पूरा का पूरा प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर होते हैं, मानसूनी वर्षा पर। सिंचाई करने के लिए पैसा ही नहीं है तो कहां से सिंचाई करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हमारा प्रमुख से क्या करता है प्यारे बच्चों, किसानों को कम लाभ पहुंचाता है, उत्पादन को कम कर देता है। तीसरा हमारा कारक है भूमि सुधारों की कमी, कि हमारे यहां पर भारत में स्पेशली सही तरीके से भूमि सुधार हुआ नहीं। अंग्रेज जो छोड़ के गए थे तो जिसके पास जितना जमीन था वो उसके हकदार हो गए, मालिक बन गए, है ना। सेठ साहूकार बन गए, बड़े बड़े भू स्वामी, भू माफिया बन के बैठ गए, है ना। किसी के पास हजारों हजारों बीघा आप अभी भी सुनते होंगे, है ना, और किसी के पास जमीन ही नहीं है। तो सही तरीके से हमारा भूमि सुधार नहीं हुआ। भारत में भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया था, लेकिन ये हमारा सही तरीके से इसका प्रभाव हमारा नहीं पड़ा, सीमित रहा इसका प्रभाव। भूमिहीन किसानों को जमीन नहीं मिली और जमींदारी प्रथा पूरी तरह से समाप्त ही नहीं हुआ, है ना। जो जमींदारी प्रथा था अंग्रेज के शासनकाल में, वो जमींदारी प्रथा अभी तक बना रहा। तो जिसके कारण क्या हो गया कि जो जमीन है इसका असमान वितरण हो गया, है ना, और इससे छोटे और गरीब किसानों को फायदा ही नहीं हो पाया, ठीक है। चौथा हमारा छोटे खेत तथा विखंडित जोत, है ना। खेत हमारा कैसा है, छोटा खेत। मान लो कोई व्यक्ति है, इसके पास 5 बीघा जमीन है, ठीक है। कितना बीघा, 5 बीघा जमीन है, ठीक है। अब यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, 5 बीघा जमीन है तो ठीक है, चलो आराम से उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों इसको 5 गो बेटा है, 6 गो बेटा है, 7 गो बेटा है, 8 गो बेटा है। अब इस जमीन का बंटवारा होगा, क्या मिलेगा बताओ? हाँ, जो है 40 डिसमिल जमीन मिलेगा, और जमीन के लिए ले लड़ाई मार, है ना, एक बित्ता जमीन, एक हाथ जमीन के लिए। तो यहां पर अब क्या हो गया, जैसे ही ये जमीन बटेगा प्यारे बच्चों, मान लो किसी के हिस्से में 1 बीघा जमीन, अब इस 1 बीघा जमीन में कैंपेन गाड़ी लेकर के जाएगा धान काटने के लिए, घूमेगा कैंपेन गाड़ी, घूमने का भी जगह नहीं मिलेगा इतना छोटा सा आखिर में, अरे बात समझ में। तो और छोटा हो जाता है, और फिर आगे और बंटवारा होगा तो और छोटा हो जाएगा ये जमीन का आकार। इस कारण से प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर उत्पादन और कम रहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि भारत में खेती के लिए छोटे छोटे खेत हैं जो विभाजन के कारण और छोटे छोटे हो जाते हैं। छोटे खेतों में मशीन का उपयोग कठिन होता है प्यारे बच्चों, जिससे हमारा उत्पादन और लाभ दोनों ही क्या होता है, हमारा कम होता है, ठीक। पांचवा हमारा कारण है वाणिज्यकरण का अभाव। किसका अभाव? 5 कारण कम से कम लिखना ही लिखना है, 6 हमने यहां पर जोड़ दिया है। वाणिज्यकरण का अभाव का मतलब यह हुआ कि हम जो कृषि कार्य करते हैं ये हम अपना सिर्फ पेट भरने के लिए करते हैं बस, है ना। हम जो है बेचने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से या व्यापारिक कृषि नहीं करते हैं। हम चावल लगा दिए, गेहूं लगा लिए, आलू, प्याज, लहसुन, तेल, यही सब लगाते हैं जो जिससे हमारा जीवन यापन हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई एकदम व्यापारिक कृषि करे, वाणिज्यिक कृषि करे, अंग्रेजों के जैसा नील की खेती करे, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना लगाए, जिससे हमारा बहुत व्यापक स्तर पर उत्पादन हो और लाभ हो, वैसे उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है। तो भारतीय कृषि अभी भी मुख्यतः आत्मनिर्भर है। किसान केवल अपनी जरूरत के लिए खेती करते हैं और बाजार में बेचने के लिए उत्पादन नहीं कर पाते हैं, इससे उन्हें आर्थिक लाभ कम होता है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, है ना, ये भी हमारा समस्या है कि जो कृषि योग्य भूमि है उसमें लगातार कमी आती जा रही है। जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है कि ज्यादातर लोग खेतों में जाकर के जमीन अपना घर बना रहे हैं, तो अब वहां पर उत्पादन का काम हो नहीं रहा है। सड़क बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, फैक्ट्री लग रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, तो इससे हमारा खेती के आकार में लगातार कमी आ रही है, ठीक है। तो कृषि योग्य भूमि का उपयोग निर्माण कार्य में लग जाने से उद्योग, शहरीकरण हो रहा है, तो अधिक रसायन और पानी के उपयोग से भी भूमि के उपयोग जो है उपयोगिता या उसकी जो क्षमता है ना, उपजाऊपन, उसमें लगातार कमी आ रही है। इससे खेतों में जो है हमारा खेती के क्षेत्र में लगातार क्या हो रही है, गिरावट आ रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वां नंबर का, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में जो है गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए, है ना, कि गंदी बस्तियों की समस्याएं क्या क्या है नॉर्मली रूप से। तो एक तो समस्या यह है प्यारे बच्चों कि आपको शुद्ध जल का अभाव देखने को मिलेगा। जो भी बस्तियां हैं, नगरीय बस्तियां, गंदी बस्तियां को देखेंगे तो आपको पानी का अभाव देखने को मिलेगा, सही शुद्ध क्लीन आपको वाटर पीने को नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, कचरे का, कूड़े का सही से निदान नहीं हो पाता, निपटान नहीं हो पाता है। कूड़ा कचरा सड़क पर डाल दिया, जहां मन तहां वहां छोड़ दिया। आप शहरों में देखते होंगे कि जो जमीन खाली रहते हैं वहीं पर लोग जाकर के सब कोई कचरा डाल देते हैं, उसका व्यवस्थित कोई निपटारा नहीं होता है सही तरीके से, है ना। ये हमारा है। मोटर वाहन इतने सारे जो है उपयोग होने से
ईंधनों के जलने से हमारा वायु प्रदूषण आपको देखने को मिलेंगे, है ना, खास करके ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं, है ना, देखने को मिलेंगे। ये सब हमारा होता है। तो बात करते हैं भारत की गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। पहला है हमारा स्वच्छता की कमी। तो गंदी बस्तियों में सफाई की सुविधाओं का अभाव होता है, जिससे कचरा और गंदगी सड़क पर फैली होती है। ये खुले में गंदगी और प्रदूषण को बढ़ाता है, जिससे बीमारियां जैसे मलेरिया और डेंगू फैल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा दूसरा है पानी की कमी और दूषित जल, है ना। आपको पानी की कमी देखने को मिलेगा और आपको पानी दूषित देखने को मिलेगा, प्रदूषित गंदा पानी, है ना। तो साफ पानी और आपूर्ति ना होने से लोग गंदे पानी का सेवन करते हैं, और जिससे सबसे ज्यादा बीमारी किससे होता है? जल प्रदूषण से होता है सबसे ज्यादा बीमारी। और सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दिल्ली का यमुना नदी, है ना। तो जो कई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करती है, जैसे दस्त हो जाना, हैजा हो जाना, जल जनित बीमारियां हो जाना, है ना, गंभीर पानी की गंभीर कमी होती है इससे। बात करते हैं शौचालय की कमी, है ना। ये तो हमारे भारतीय लोगों का एकदम पूरा आदत में ढला हुआ है क्या भाई, कि शौच करना है तो खुले में करना है, बस आदत लगा हुआ है ना। तो फिर भी मोदी जी जो आए तो थोड़ा बहुत अच्छा खासा इसमें काम किए, घर घर शौचालय योजना चलाए, है ना। भले ही थोड़ा ही टूटा फूटा ही सही, बट बना तो सही कम से कम। अब तो नहीं दिखता है ना, रेल की पटरियां गुजर रहे थे, लोग एकदम आराम से, हाँ खुले में त्याग रहे हैं तो ये वाला समस्या हमारा खत्म हुआ। ठीक है, गंदी बस्तियों में शौचालयों की कमी होती है, जिससे लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह न केवल अस्वच्छता का कारण बनता है, बल्कि इससे हमारा रोगों का फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, चौथा है कचरा प्रबंधन की कमी। जो गंदी बस्तियां होती हैं वहां पर कचरा का सही से निपटान नहीं होता है, प्रोसेसिंग नहीं होता है ना, वो जहां तहां फेंक दिए जाते हैं। तो कचरा इकट्ठा करने और निपटान की उचित जो है व्यवस्था न होने से कचरा बस्तियों में चारों ओर फैला होता है, और इससे प्रदूषण बढ़ता है, स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां आती हैं नया नया, है ना। और इससे हमारा जो सुंदरता है, गांव की अट्रैक्शन है ना, आकर्षण है, वो खत्म हो जाता है। अरे बात समझ में। आगे है 5वां नंबर पॉइंट में असुरक्षित आवास। गंदी बस्ती में देखने को मिलेगा नाले के किनारे घर हो गया, है ना, घर है और सामने कचरा गिरा रहे हैं, इस तरह का आपको असुरक्षित आवास देखने को मिलेगा। एक एक घर में आपको, है ना, मतलब कि एक रूम है और उसी में एकदम 6-6 सदस्य, 7-7 सदस्य हैं, है ना, कोई बीमार है उसी के साथ सो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा बीमारी और फैल जाती है। ठीक है, तो गंदी बस्तियों में अधिकांश घर कच्चे होते हैं, तंग होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ या तूफान के दौरान असुरक्षित होते हैं। ये घर के लोगों के जो है, ये घर जो है लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित खतरों को उत्पन्न करते हैं। ठीक, 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों, भारत के लौह एवं इस्पात उद्योगों के विकास एवं वितरण का क्या करें, वर्णन करें। कि भारत में जो है लौह एवं इस्पात जो उद्योग हैं, इसका विकास किस प्रकार से हुआ और इसका वितरण आपका किस प्रकार से है, इसके बारे में बताना है। आपको बताना है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम पीरियड में प्यारे बच्चों जो ये रफ्तार पकड़ा था, कब में, ब्रिटेन के शासनकाल में 1907 में सबसे पहला हमारा लौह इस्पात उद्योग लगाया गया था। कहां पर? जमशेदपुर में, झारखंड में। फिर उसके बाद हमारा तेज गति से जैसे ही हमारा भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र प्राप्ति हुआ, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, बहुत ज्यादा बल दिया गया, और तेज गति से नए है ना लौह इस्पात उद्योग लगाए गए, है ना। इसी के अंतर्गत हमारा जो है भिलाई हो, बोकारो हो, दुर्गापुर हो, राउरकेला, सलेम, है ना, ढेर सारे लगाए गए, भद्रावती, है ना। तो इन सब के लगाने से, उद्योग के स्थापित होने से भारत में लौह इस्पात उद्योग तेजी से विकसित हुआ, और लौह इस्पात स्टील बनता है, और इससे हमारे देश का तेज गति से विकास होता है, क्योंकि रेल पटरियां जो होती है इसी लौह इस्पात से ही हमारा बनता है। अरे बात समझ में। तो भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेजी से हुआ, जिसमें यह भारत के औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र आपको कहां पर देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ का भिलाई, राउरकेला उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, झारखंड का बोकारो, झारखंड का जमशेदपुर यहां पर स्थित है। इन संयंत्रों की स्थापना कच्चे माल, जल और ऊर्जा की आसान उपलब्धता के कारण की गई। ये उद्योग भारत को आत्मनिर्भर बनाने, भारी उद्योग को समर्थन देने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में सहायक हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग उत्पादन में भारत अब दुनिया के शीर्ष देशों में से अब एक है हमारा भारत। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है प्यारे बच्चों, रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रोपण कृषि किसको बोलेंगे? रोपण कृषि ऐसी कृषि जिसको खेत में एक बार लगाने के बाद उससे कई वर्षों तक क्या प्राप्त किया था? उत्पाद को प्राप्त किया था। एक बार रबर हमने लगा दिया, रबर का पौधा, उससे रबर कई वर्षों तक प्राप्त करते हैं। एक बार हमने चाय का पौधा लगा दिया, रोपण कर दिया, उससे हम कई वर्षों तक चाय की प्राप्ति करती हैं।
अरे बात समझ में। तो कई वर्षों तक उससे हम जो है उत्पाद प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि की विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता है प्यारे बच्चों कि बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर रोपण कृषि लगाया जाता है। दूसरा चीज, इसका उत्पादन प्रमुख से लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है हमारा रोपण कृषि, बेचने के उद्देश्य, ऐसा नहीं कि अपना पेट भरने के लिए, इसको बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। तीसरा प्यारे बच्चों कि इसके है ना उत्पादन के लिए, रोपण कृषि के उत्पादन के लिए, इसको लगाने के लिए प्यारे बच्चों बहुत अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। चौथा हमारा है कि बहुत ज्यादा मजदूर और श्रम की जरूरत पड़ती है, कठिन परिश्रम जो है, मेहनत लगता है इसमें, है ना। पांचवा आपका होगा कि प्रमुख से एक तरह से इसमें क्या, हमारा जो रोपण कृषि होता है इसमें आप एक तरह से कि पूंजी का निवेश ज्यादा करना पड़ता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होता है, नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब आप लिखेंगे। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका है प्यारे बच्चों व्यावसायिक खेती, है ना। व्यावसायिक खेती मतलब कि लाभ कमाने के उद्देश्य से यह कृषि की जाती है। यह बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उद्देश्य से, यानी कि बेचने के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से की जाती है ना। और जिसमें प्रमुख से किस पर ध्यान दिया जाता है? निर्यात करने पर, कि भाई उत्पादन करेंगे और दूसरे देशों को बेच देंगे। ठीक। दूसरा हमारा है एकल फसल उत्पादन। एकल फसल उत्पादन का मतलब क्या हुआ? पूरे के पूरे खेत में एक ही फसल का उत्पादन। चाय लगाना तो पूरा का पूरा खेत में चाय। ऐसा नहीं कि हमारे स्पेशली बिहार के जैसा कि भाई लगाए, आलू लगा दिए, आलू के ऊपर थोड़ा सा लाफा साग भी बो दिए, साइड साइड से मटर के दाने भी लोग बो दिए, और वो तोंद वाले लाल लाल मूली भी बो दिए, इतने छोटे छोटे, है ना, तोंद निकले हुए मूली, लाल लाल ललका वाला तो ये सब नहीं होता हमारा, पूरे खेत में एक ही प्रकार का। तो इसमें बड़े क्षेत्र में एक ही फसल, जैसे चाय, कॉफी, रबर, कपास, इसकी खेती होती है। अत्यधिक पूंजी और श्रम की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो बहुत अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है, बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है, हार्ड लेबर करना पड़ता है, चाय की पत्तियों को तोड़ना पड़ता है ना, उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है, फिर ये सब चीज होता है। तो रोपण कृषि में बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए, है ना, पैसा चाहिए, और साथ साथ में श्रम की आवश्यकता पड़ती है। मशीनों का उपयोग, है ना, आधुनिक मशीन और आधुनिक तकनीकों का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है हमारा। तो इसमें उन्नत तकनीक और मशीन का प्रयोग होता है, स्पेशली रूप से फसल को उगाने के लिए, कटाई करने के लिए, उसका प्रोसेसिंग और प्रसंस्करण करने के लिए, है ना। लंबी अवधि की फसलें, लंबी अवधि की फसलें का मतलब कि अभी रबर का पौधा लगाए हो, आज से साल के बाद, 2 साल 3 साल के बाद देगा। नारियल का पौधा अभी लगाए हो, 5 साल के बाद जाकर के नारियल आपको खिलाएगा। अरे बस समझ में। तो चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, ये सब हमारा क्या है? ये हमारा लंबी अवधि के उत्पाद हैं। 1 साल के बाद ही हमारा उत्पादन देगा, 1 साल से पहले तो नहीं देगा। अरे बस समझ में, ये हमारा होता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8वां नंबर का, प्रतिरूप के आधार पर ग्रामीण अधिवासों का वर्गीकरण कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट लाया गया है। ठीक है, प्रतिरूप के आधार पर, कि आकार के आधार पर हमारा जो अधिवास होते हैं, अधिवास किसको बोलते हैं? बस्ती, है ना, बस्ती को बोलते हैं अधिवास, है ना, बस्ती को बोलते हैं अधिवास। कि बस्तियों के अलग अलग कौन कौन से प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों। बस्तियों के प्रकार के रूप में अगर बात करते हैं, पहला हमारा, हम बात करते हैं एक एक करके, कि पहला हमारा होता है रेखीय प्रतिरूप, है ना, कि एक ट्रेन हो गया, रेल मार्ग हो गया, या नदी हो गया, या सड़क हो गया, या किसी नहर के किनारे जो बस्ती पाई जाती है, इसको बोलते हैं रेखीय प्रतिरूप वाला बस्ती। दूसरा हमारा होता है वृत्ताकार बस्ती, कि किसी झील के चारों तरफ जो बस्ती पाई जाती है, इसको बोलते हैं वृत्ताकार बस्ती। और एक होता है हमारा आयताकार बस्ती, कि जहां पर रोड, सड़कें एक दूसरे से समकोण पर मिला करती है, तो वहां पर पाई जाती है प्यारे बच्चों आयताकार बस्ती। और जहां पर बहुत सारी सड़कें आकर के मिलती है, बहुत सारी संख्या में, है ना, अलग अलग जगह से, अलग अलग दिशा से, तो वहां पर पाया जाता है चौकोर बस्ती, जिसको बोलते हैं तारा के समान बस्ती। ठीक है, चलो एक एक करके बात करते हैं। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकान की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। प्रतिरूप के आधार पर ग्रामीण अधिवासियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका है रेखीय प्रतिरूप वाला बस्ती। इस प्रकार की बस्तियां कहां पर देखने को मिलेंगे आपको? तो इस प्रकार की बस्तियां नदी के किनारे, नहर के किनारे, रेल मार्ग के किनारे आपको, है ना, आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली सड़क के किनारे। तो इस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइन, नदियों, नहर, घाटी आदि की, तथा तटबंध किसको बोलते हैं? समुद्र के तट के किनारे किनारे जो बस्ती पाई जाती है। ठीक है, यह हमारा होता है रेखीय प्रतिरूप। दूसरा हमारा है प्यारे बच्चों आयताकार प्रतिरूप वाले बस्ती, है ना। कौन सी बस्ती? आयताकार प्रतिरूप वाले बस्ती। ठीक है, तो ये बस्ती प्रमुख से ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल चौड़ी क्षेत्र, है ना, अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इसमें सड़क के आयताकार होती है, सड़कें जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये हमारा सड़क है, ये एक दूसरे को, है ना, मान लो इस प्रकार से करते हैं, है ना। मान लो इधर से एक सड़क आ रही है, ये सड़क ऐसे आई है ना, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, इधर चला गया, ये हमारा ऐसे आया, ऐसे चला गया, ये हमारा
सड़क, है ना, इस प्रकार से। अब क्या है देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या है, एक यहाँ पर बस्ती बसा हुआ है इस प्रकार से, आयताकार जैसा, है ना, यहाँ पर बस्ती बसा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे रोड आ रहा है, ये हमारा रोड चला जाएगा इस पर, और इधर भी बस्ती है ना, तो आयताकार के जैसा हमारा बस्ती होता है, तो इसको बोलते हैं आयताकार बस्ती, ठीक। अगला हमारा है प्यारे बच्चों तीसरा, वृत्ताकार बस्ती, कि ये झील है या तालाब है ना, ये बड़ा सा। अब इसके चारों तरफ क्या है, बस्ती बसा हुआ है, लोग अपने अपने मकान बना करके रखे हैं वृत्त के चारों तरफ, तो इसको बोलेंगे वृत्ताकार बस्ती। क्या बोलेंगे इसको, वृत्ताकार बस्ती, ठीक है। जब भी ये सब बनाओगे ना प्यारे बच्चों, आप लोग ये सब फोटो थोड़ा सा बना लेना, ठीक है, ज्यादा आंसर मार्क्स आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा साइड में फोटो बना लेना, ठीक है, छोटा करके। तो ये हमारा लिखेंगे कि ग्रामीण, इसमें घर वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार में बने होते हैं, जिसमें बीच में एक तालाब होता है, खुला स्थान होता है, जंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार के गांव, झील, तालाब आदि क्षेत्रों के चारों तरफ हमारा बसा होता है। चौथा हमारा है तारकीय आकार की बस्ती, तारकीय बस्तियां। तारकीय बस्ती किसको बोलेंगे, मान लो यहाँ से एक हमारा एक पॉइंट इधर जा रहा है, एक ये ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इस बीच बीच में क्या है, घर बना हुआ है, घर बना हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे क्या, तारकीय आकार का बस्ती, है ना, तारा के समान बस्ती। अरे बस समझ में। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दो यहाँ पर प्रमुख से, कि इस प्रतिरूप में बस्तियों का विस्तार एक मुख्य केंद्र से बाहर की तरफ निकलती है, तारा की तरह होती है, और ये आमतौर पर सड़कों या मार्गों के जाल के कारण ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है 9वां नंबर का एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद हमारा मानचित्र वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए, है ना। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का आपको वर्णन करने के लिए बोलने कि जो विकासशील देश होते हैं वहां पर नगरीय बस्तियों की क्या क्या समस्या होती है। एकदम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भारत में गांधी बस्तियों की क्या क्या हमारा जो है समस्या होती है, सेम टू सेम सारे कारण ला करके बैठा दो। अरे बात समझ में, लिख देंगे। यहाँ पर हमने अलग कारण कुछ दिए, वही सब कारण यहाँ पर भी लिख देना, बस काम आपका तमाम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नॉर्मली रूप से ये सब पॉइंट भी जोड़ सकते हैं कि विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्या निम्नलिखित होती है। पहला, आपका नगर में खास करके प्यारे बच्चों आपको जनसंख्या बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि गांवों से लोग नगर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के लिए, काम के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं, है ना, रहने के लिए। तो प्रमुख से ये हमारा होता है, तो आपको जनसंख्या बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्याप्त आवास की कमी होती है। वहां पर एक एक घर में आपको 6-6 सदस्य, 5-5 सदस्य देखने को मिलेंगे, है ना। एक ही घर में सब कुछ खाना बन रहा है, गैस भी है, सोने का बेड भी है, हर चीज उसी में चल रहा है आपका, है कि नहीं। इसमें सड़कों, सार्वजनिक स्थान और परिवहन व्यवस्था में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। यातायात जाम, आपको नगरों में खास करके यातायात बहुत ज्यादा जाम देखने को मिलेगा, है ना। ट्रैफिक आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, गाड़ियां बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना, इस तरह से। तो प्रमुख से बढ़ते वाहन और ट्रैफिकों की कमी के कारण आपको ट्रैफिक जाम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वायु और ध्वनि प्रदूषण, है ना, यहाँ पर आपको ध्वनि प्रदूषण तो आम है, क्योंकि इतनी गाड़ियां चलते हैं, मोटर वाहन चलते हैं, तो आपको तो ध्वनि प्रदूषण होंगे। साथ साथ में ये जो गाड़ियां चलते हैं तो इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब हमारा निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सब हमारा निकलता है। तो इससे हमारा क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक। तो हमारा औद्योगिक प्रदूषण, वाहन प्रदूषण, है ना, उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियों से हवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। साथ ही यातायात, उद्योग और निर्माण कार्य चलते हैं, बड़े बड़े मशीन चलते हैं, है ना, तो इससे हमारा आवाज निकलता है, जिससे हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है, जो हमारे स्वास्थ्य समस्याओं का क्या बनता है, कारण बनता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। नेक्स्ट चौथा हमारा है स्वच्छता और कचरा प्रबंधन, है। गंदी जो नगरीय बस्तियां होती हैं, यहाँ पर आपको स्वच्छता से संबंधित या कचरा का सही तरीके से निपटान, है ना, ये सब नहीं हो पाता है। तो कचरे का समय पर संचलन और निपटान नहीं होने से सड़कों और सार्वजनिक स्थान गंदे हो जाते हैं। जल संकट की बात करते हैं तो पानी की उपलब्धता और आपूर्ति में कमी, विशेषकर गर्मियों में एक प्रमुख समस्या है, एवं दूषित पानी की आपूर्ति स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हमारा करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन आएगा मैप से, मानचित्र से। अगर आपको बढ़िया तरीके से मानचित्र आपको आता है तो आप मानचित्र का क्वेश्चन जरूर आंसर करेंगे, क्योंकि इसमें आसानी से मार्क्स मिल जाएगा। मानचित्र बनाए, 4 गो 5 गो प्लेस देगा, 5 गो आपको दर्शाना है और आपको मार्क्स मिल गया। लेकिन अगर नहीं आता है मानचित्र बनाने और उल्टा पुल्टी करके नहीं आएंगे, फिर कुछ ना कुछ लिख करके आएंगे। क्वेश्चन चाहे आता हो या नहीं आता हो, कुछ ना कुछ भर के ही आएंगे, क्योंकि मार्क्स फिर उसमें मिलेगा आपको। मानचित्र में गलत दर्शा दिए तो फिर सीधा कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक तरह से रिस्क है ना। ये हमने क्लास पहले करा दिया था मानचित्र का, आप एक बार सर्च कर लेना कि मानचित्र बाई गुलाब सर, मानचित्र बाई
है ना, 12th क्लास ज्योग्राफी मैप बाई तनु क्लासेस, है ना, आपको वीडियो मिल जाएगा, तो देख लेना एक बार, है ना, थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए कि भारत का मानचित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रदेशों को दर्शाइए। मैं यहाँ पर 10 गो प्लेस दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में 5 गो देगा, ठीक है, कितना देगा, 5 गो, और 5 गो आपको दिखाना है ना, भारत का मानचित्र बनाना है, और भारत का मानचित्र बनाने के बाद आपको वहां पर दिखाना है। अब कैसे बनाना है, ये ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, नॉर्मली रूप से, है ना, हमने आपको उस वीडियो में थोड़ा बताया था। बट अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आराम से दे दो मानचित्र, फिर अगर नहीं आ रहा है बनाने तो, और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात आपको। और पहला प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग पेंसिल लेकर के जाना, रबर लेके जाना, कटर लेके जाना, ठीक है, पेंसिल से बना करके आएंगे, पेन से नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं भारत का मानचित्र और इन प्लेसों को दर्शाने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हैदराबाद, कन्याकुमारी, गया, जयपुर, है ना, गोदावरी, ये हमारा मान लो 5 प्लेस इस प्रकार से आपको देगा, ठीक है। हमने यहाँ पर 10 गो लाया है टोटल, है ना, ताकि 10 में से आपको फंस जाए सीधा सीधा, तो हमने यहाँ पर 10 लाया है, लेकिन 5 गो आपको रहेगा, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग अपना भारत का मानचित्र बनाएंगे और भारत के मानचित्र में इन सारे स्थानों को, प्लेसों को दर्शाएंगे। कौन कौन सा है पहले एक बार देख लेते हैं, नीचे में कौन सा है, क्योंकि एक बार मानचित्र बनाने के बाद फिर मिट जाएगा हमारा ना, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर, है ना, यहाँ तक तो चेन्नई है, चेन्नई के बाद हमारा क्या है, चेन्नई के बाद कोलकाता, नर्मदा नदी, गंगा नदी, याद रखेंगे, चेन्नई के बाद कौन है, कोलकाता, नर्मदा नदी और गंगा नदी, याद रखेंगे। देखते कौन कौन याद रखते हैं आप लोग, ठीक है। चलो अब बनाते हैं हम लोग एक बार मानचित्र, और मानचित्र बना करके प्यारे बच्चों इन सारे प्लेसों को यहाँ पर दर्शाएंगे, है ना, कुछ नहीं करना है आपको, प्रश्नोत्तर संख्या सारा कुछ तो बता ही दिए हैं सर, है ना, वीडियो देख लियो कि कॉपी कैसे लिखते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो कैसे लिखें, ये सारा चीज़ वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग बनाते हैं एक बार, हम लोग मानचित्र को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो तो मान लीजिए आपको अच्छी तरह से मुझे लग रहा है कि मानचित्र बनाने आता है, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, है ना, यहाँ पर हम रफ तरह से हम बना रहे हैं एक बार, है ना, उतना ज़्यादा भी कुछ ये नहीं है। मान लो ये हमारा भारत का मानचित्र हो गया। अब इसमें हमको कह रहा है कि हैदराबाद कहाँ पर दर्शाएंगे, तो हैदराबाद तेरे बच्चों नॉर्मली रूप से हमारा कहाँ पर होगा, तो हैदराबाद होगा हमारा, हैदराबाद होगा यहाँ पर, है ना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा हैदराबाद। कौन सा में है, ए है, तो यहाँ लिख देंगे ए, ठीक है। और यहाँ पर, या फिर ऐसे नहीं लिखोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख दिए पॉइंट, और पॉइंट लिखने के बाद ये हमारा तीर मार दिया ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिए हैदराबाद, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए ए, और ए में हमने कह दिया हैदराबाद, क्या कर दिया, हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, ठीक। फिर हमारा है प्यारे बच्चों कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है, नीचे में पड़ता है, सबसे नीचे, तो ये हमारा तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे में है, तो तमिलनाडु हमारा ये हो गया हमारा कन्याकुमारी, है ना, कितना ऑप्शन में, बी, हमारा बी नंबर में है, तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, ठीक। फिर उसके बाद हमारा क्या है, गया, गया कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है, तो बिहार हमारा यहाँ पर है, गया हमारा, है ना, झारखंड से सटा हुआ हमारा, ये हमारा हो गया गया, ठीक है, तो हमारा सी में है आपका गया, तो कर देंगे यहाँ पर गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है प्यारे बच्चों, जयपुर, है ना, जयपुर, तो जयपुर हमारा राजस्थान की राजधानी जयपुर, दिल्ली से सटा हुआ है हमारा, तो ये हो गया हमारा जयपुर, ठीक है, डी यहाँ होगा जयपुर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है प्यारे बच्चों आपका गोदावरी नदी, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, याद रखिएगा, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में प्यारे बच्चों आपका नासिक से निकलती है, कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है, ठीक है, ये महाराष्ट्र हमारा है, और महाराष्ट्र में हमारा नासिक यानी कि मुंबई के आसपास से ही निकलता है हमारा, तो ध्यान रखिएगा, और निकल करके हमारा ये चली जाती है दक्षिण में, ठीक है, ये हो गया हमारा गोदावरी नदी, ठीक है। तो ये हमारा कर देंगे यहाँ पर कितना ऑप्शन में, हमारा ई में हो जाएगा गोदावरी, है ना, ये हो गया हमारा गोदावरी, ठीक है, ये 5 आपको देगा, ठीक है, ये 5 इस तरह से आपको देगा, तो ये 5 आपने दर्शा दिया, तो इसका सीधा सीधा 5 मार्क्स मिल जाएगा। अगर इन 5 स्थान में से आपको 4 को दर्शाने आता है, आपको मानचित्र बनाने आता है और 4 को दर्शाने भी आता है, तो यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आपको 6 में से आपको 3 को बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर एक मानचित्र वाला है और 5 को आपको लगेगा क्वेश्चन रहेगा ऐसे सीधा सीधा। तो अगर सीधा सीधा बन जा रहा है आपसे, है ना, 3 बनाना है, तीनों हमारा सब्जेक्टिव में बन जा रहा है, और मानचित्र आपको बनाने नहीं आ रहा तो ठीक है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मानचित्र बनाने आता है और जो क्वेश्चन हमारा प्लेस दिया हुआ है वो सब भी आता है, तो बना लो। अगर 5 में से 4 भी अगर आपको आ रहा है कि 4 को तो हम दर्शा देंगे, चलो एक को नहीं दर्शा पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 4 को दर्शाने से भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 4 से कम आ रहा है ना, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, इसको मत करो। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है और इसमें हमको 3 को दर्शाने आता है, 2 को नहीं आ रहा है, तो 3 को दर्शा दो और 2 को थोड़ा उलट पलट करके दर्शा ही दो कहीं ना कहीं। आ रही बात समझ में, समझ रहे हो ना बात, हाँ समझ रहे हो ना, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रमुख से भारत का मानचित्र में। और हमारा नीचे कौन सा, नीचे हमने और 5 प्लेस लिया है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, ठीक है। चलो एक बार और बना लेते हैं,
नर्मदा, है ना। ये हमने 5 प्लेस और लिया है, 2 क्वेश्चन यानी कि एक तरह से इसमें समाप्त यानी कि मिला हुआ है, ठीक है। हमारा है मुंबई चेन्नई कोलकाता, मुंबई चेन्नई कोलकाता, और उसके बाद हमारा है नर्मदा नदी और हमारा है गंगा नदी। तो ध्यान दीजिए, दोबारा एक बार बना लेंगे मानचित्र को, है ना। थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए होंगे अब तक, है ना, मुझे इतना आप सब पर विश्वास है ना। ये हमारा इस प्रकार से, ठीक है। मान लो थोड़ा बहुत आपका चलेगा, उतना भी ज़्यादा नहीं करेगा कुछ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये हमारा मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, नर्मदा नदी है, गोदावरी नदी है ना, नर्मदा और गंगा नदी, ठीक। अब यहाँ पर एक एक करके सब किसी को दर्शाने का प्रयास करो। सबसे पहला हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला हमारा है मुंबई। मुंबई हमारा पड़ता है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में। कहाँ पर पड़ता है? मुंबई महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर हमने कर दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया, ए में रहेगा मान लो, दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो चलो एफ में तो एफ ही रखो, है ना। ये हमने कर दिया मुंबई, ठीक है। क्या कर दिया? मुंबई। फिर उसके बाद हमारा है प्यारे बच्चों चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है चेन्नई, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है हमारा चेन्नई। तो हमारा यहाँ पर एफ जी है ना, जी हो गया हमारा चेन्नई, ठीक है। ये हमने कर दिया चेन्नई, ठीक। स्थान सब ध्यान दो। उसके बाद आपका है प्यारे बच्चों कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर पड़ता है? हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है कोलकाता। तो ये हमारा हुगली नदी के किनारे है, तो ये हमने कर दिया यहाँ पर, है ना, EFGH। तो ये हो गया हमारा कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। फिर उसके बाद हमारा है प्यारे बच्चों कौन सी नदी? नर्मदा नदी। फिर है हमारा गोदावरी नदी। तो नर्मदा नदी हमारा कहाँ पर पड़ता है? ध्यान दो, नर्मदा नदी प्यारे बच्चों ये हमारा निकलता है मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र से, ठीक है। ये हमारा निकल गया ऐसे करके मध्य प्रदेश, निकलते निकलते ये सीधा ऐसे चला जाता है गुजरात की साइड में, ठीक है। ये हो गया हमारा नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, ठीक है। किस नाम में था? तो HI में था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है गंगा नदी। तो गंगा नदी प्यारे बच्चों हमारा उत्तराखंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? उत्तराखंड से। और उत्तराखंड से निकल करके प्यारे बच्चों, है ना, ऐसे करके ऐसे चला जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी, ठीक। ये हो गया हमारा जे, है ना, IJ। तो इस प्रकार से ये 5 प्लेस हमने दर्शा दिया, और ये 5 प्लेस दर्शा देंगे तो आपको 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। थोड़ा मानचित्र बना लेना, ठीक है। हमने यहाँ पर फास्ट बनाया है। चलो, आई होप तो ये सब चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। सारा क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे अच्छी तरह से, ये सारा पॉइंट याद रखेंगे प्यारे बच्चों। और ध्यान दो, अब लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान दो, मेरा ये पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना। एग्जाम देने से जाने से पहले ये सब पॉइंट को थोड़ा अच्छी तरह से याद रखेंगे सब कोई, ठीक है। पहला पॉइंट प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि आपको सेंटर जैसे जाएंगे आप आराम से, है ना, सेंटर जाने के बाद जैसे आप बैठेंगे तो आपको जो कॉपी देगा ना, उसमें नेम भरना है आपको, है ना, नेम, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब जो चीज़ है, ये सब चीज़ बढ़िया तरीके से भरेंगे। गलती मत करना इसमें, व्हाइटनर वुटनर मत चलाना, ये सब चीज़ मत करना। तो इसको अच्छी तरह से करना है। इसको अच्छी तरह से करने के बाद प्यारे बच्चों, जैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर आपका हाथ में आएगा, आपको 1 मिनट थोड़ा शांत होना है, माइंड थोड़ा रिलैक्स करना है। आपको कहना है अपने से कि मैं जो पढ़ा हूँ वही सब क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछा जाने वाला है आज के एग्जाम में। मैं सारा क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया तरीके से लिख करके आऊँगा, और मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर आता है, तब करेंगे शुरू, ठीक है। ये पॉइंट आप रखेंगे ताकि आप पॉजिटिव फील करेंगे। जाओगे तो फ्रेश व्रेश हो जाना, धूप उठता है आराम से, तो थोड़ा परफ्यूम मार लेना, थोड़ा अपने को पॉजिटिव लगना, है ना। मनहूस सबकी तरफ मत जाना उठ करके। हाँ चलो एग्जाम हो गया, खाए पिए एकदम, भात उत खाए मतलब बढ़िया से, है ना, चावल दबोच करके एकदम, तब चलेगा एग्जाम दे लेंगे। ये सब खराब हो जाएगा, ठीक है। सोचते नींद आ रहा है, क्वेश्चन भी गायब हो जाएगा, याद करके क्या गए थे, क्या पढ़ाया था गुलाब सर, याद भी नहीं आपको, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना। तो हमारा क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद वो काम करना है। और उसके बाद प्यारे बच्चों जो MCQ है, ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव को आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। आप लोग हड़बड़ा जाते हो, लास्ट में लिखा होता है इनमें से कौन नहीं है, आप लोग हैं वाला मार के आ जाते हो। तो क्वेश्चन को शांत तरीके से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है और आंसर करना है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग दीर्घ क्वेश्चन बहुत बार छोड़ दे रहे हो। तो एक काम क्या करना कि दीर्घ क्वेश्चन का आंसर पहले कर दो, ठीक है। फिर करना आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर करना आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि दीर्घ क्वेश्चन में मार्क्स ज्यादा है, ठीक है। ये क्वेश्चन छूट जाएगा 5 मार्क्स चला जाएगा, ये क्वेश्चन 2 छूटेगा तब जाके 5 मार्क्स जाएगा। तो ये वाला बढ़िया से पहले कर लेना, है ना। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो अच्छी तरीके से, अच्छी बात है, पहले शॉर्ट करो फिर दीर्घ करना। लेकिन नहीं कर पा रहे हो, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है ना, छूट जा रहा है क्वेश्चन, तो पहले दीर्घ कर लो फिर शॉर्ट करना। अगला द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों नहीं छोड़ना है। जैसी भी हो, जो भी लिखने में आता हो लिख देंगे, और नहीं आ रहा है ना कुछ ना कुछ लिखेंगे और लिख करके यहाँ पर मानचित्र बना देंगे। मानचित्र बनाने के बाद उसको बोल देंगे भाई यहाँ पर क्या है, हैदराबाद है, यहाँ पर दिल्ली है, ये सब भी पॉइंट अपने मन से दर्शा देंगे कुछ ना कुछ करके, ठीक है। छोटा सा मानचित्र बना देंगे और कुछ ना कुछ लिख करके। लेकिन क्वेश्चन किसी हाल में नहीं छोड़ना है, पहली बात ध्यान रखना, किसी भी हाल में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है।
आ रही बात समझ में, और आराम से मार्क्स मिल जाएगा आपको, ये टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके जैसे एग्जाम देकर के आएंगे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट पेपर के लिए लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम कैसा गया है नहीं गया है वो बात की बात है, एग्जाम मस्त जाएगा, थोड़ा सा भी टेंशन मत लो, बहुत मस्त जाएगा, बहुत मस्त जाएगा, बहुत आसान जाएगा, ज्योग्राफी का आसान बहुत आसान जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद एंड बाय, टेक केयर।